अस्सलामुअलैकुम। अच्छा, आज हम पढ़ेंगे हीमोफीलिया। इससे पहले ब्लड के जितने भी लेक्चर्स थे, एनीमिया, टाइप ऑफ एनीमिया और ठीक है, जितने भी हेमाटोलॉजी के अंदर लेक्चर्स थे, वो हमने पढ़ लिए। आज हम लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे हेमाटोलॉजी के अंदर, वो है हीमोफीलिया। अब हीमोफीलिया क्या होता है, ठीक है, और टू द पॉइंट उसको देखेंगे। हीमोफीलिया की सबसे पहला जो सेंटेंस है वो ये है कि ये क्या है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। ठीक है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, रिसेसिव डिसऑर्डर यानी कि ये ओनली इफेक्ट करता है मेल्स को। ठीक हो गया। अच्छा, ये तो बात हो गई। अब ये हीमोफीलिया है क्या, इसकी डेफिनेशन क्या है। हीमोफीलिया एक ऐसी बीमारी है, ये सिंपल अल्फाज में ब्लीडिंग डिसऑर्डर है। ठीक है, क्या है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर, ब्लीडिंग डिसऑर्डर, जिसमें क्या होता है, ब्लीडिंग होती है। ठीक है, अब ब्लीडिंग क्यों होती है, इससे ब्लीडिंग क्यों होती है वो भी देखेंगे। उसके बाद सबसे पहले बात आती है टाइप्स ऑफ हीमोफीलिया। हीमोफीलिया के टाइप्स कौन कौन से हैं, नाम से जाहिर है, हीमोफीलिया ए, ठीक है, और हीमोफीलिया बी, ये इसके क्या हैं, टाइप्स हैं। अब इनके टाइप्स को और हीमोफीलिया को सही तरह समझने के लिए आपको क्लॉटिंग कैस्केड समझना बहुत ज़रूरी है। यानी कि ब्लड क्लॉटिंग का जो मेथड है, इंट्रिंसिक फैक्टर, एक्सट्रिंसिक फैक्टर मेथड, जो पाथवे हैं, इंट्रिंसिक पाथवे और एक्सट्रिंसिक पाथवे, जिसको जो है क्लॉटिंग कैस्केड कहते हैं, वो किस तरह होता है। इसके लिए सिंपल सा एक डायग्राम में बना देता हूँ ताकि सब कुछ क्लियर कट नज़र आए। एग्जाम्पल, ये एक है एक्सट्रिंसिक पाथवे, एक है इंट्रिंसिक पाथवे। ठीक है, एक्सट्रिंसिक पाथवे और इंट्रिंसिक पाथवे। अब बात करते हैं इंट्रिंसिक पाथवे में। सबसे पहले जो क्लॉटिंग फैक्टर 12 जो है, ये एक्टिवेट होता है और ये एक्टिवेट करता है क्लॉटिंग फैक्टर 11 को। 11 एक्टिवेट करता है क्लॉटिंग फैक्टर 9 को, और 9 एक्टिवेट करता है क्लॉटिंग फैक्टर 10 को। ये क्या है, इंट्रिंसिक पाथवे है। और यहाँ पर क्लॉटिंग नंबर 8 भी अपना कंट्रीब्यूशन दे देता है 9 के साथ, किसको, 10 को, कि 10 भी एक्टिवेट हो जाए। ठीक है, और एक्सट्रिंसिक पाथवे में क्लॉटिंग नंबर या क्लॉटिंग फैक्टर 7 जो है वो डायरेक्टली आता है और एक्टिवेट करता है क्लॉटिंग नंबर 10 को या क्लॉटिंग फैक्टर 10 को। और क्लॉटिंग फैक्टर 10 एक्टिवेट करता है क्लॉटिंग फैक्टर 2 को, और 2 एक्टिवेट करता है 5 को, और 5 एक्टिवेट करता है क्लॉटिंग फैक्टर 1 को। इस तरह जो है फिर बाद में जो है क्लॉट बन जाता है। अब इसमें आपने ये देखा कि क्लॉटिंग फैक्टर 8 और 9 मिल के क्लॉटिंग फैक्टर 10 को एक्टिवेट कर रहे हैं। 7 डायरेक्टली आके एक्टिवेट कर रहा है 10 को, 7 डायरेक्टली 10 को एक्टिवेट कर रहा है इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक पाथवे में। यहाँ तक दोनों अलग है, आगे जो है मरला दोनों का सेम है। अब हीमोफीलिया ए और बी में क्या फ़र्क है। ए में ये फ़र्क है कि इसमें डेफिशिएंसी हो जाती है क्लॉटिंग फैक्टर 8 की। ठीक है, हीमोफीलिया ए में डेफिशिएंसी होती है क्लॉटिंग फैक्टर 8 की। अगर क्लॉटिंग फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी होगा तो क्लॉटिंग फैक्टर 10 जो है वो एक्टिवेट ही नहीं होगा। जब वो एक्टिवेट नहीं होगा तो 9 ने जो एक्टिवेट किया था वो पार्शियली एक्टिवेटेड है, अच्छी तरह एक्टिवेटेड नहीं है। तो क्या होगा, ब्लीडिंग होगी। तो सिंपली आप लिख सकते हैं ये क्या क्यों होती है हीमोफीलिया ए, ड्यू टू, ठीक है, डेफिशिएंसी ऑफ, डेफिशिएंसी ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर 8, क्लॉटिंग फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी होती है। और यहाँ पर ये जो हमारे हीमोफीलिया बी है, इसमें क्लॉटिंग फैक्टर 9 की डेफिशिएंसी हो जाती है। ठीक हो गया। और इस डिजीज़ को यानी हीमोफीलिया बी को एक और नाम भी देते हैं जिसका नाम है क्रिसमस डिजीज़, भी इसी को कहते हैं। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि हीमोफीलिया क्या है,
कौन कौन से टाइप्स हैं और किस बेस पे टाइप्स रखे गए हैं, ठीक है। 8 की डेफिशिएंसी होगी फैक्टर की तो हीमोफीलिया ए। अगर क्लॉटिंग फैक्टर 9 की डेफिशिएंसी होगी तो हीमोफीलिया बी। ठीक हो गया, ये हमारे पास हो गए क्लॉटिंग फैक्टर्स, यानी हीमोफीलिया क्या होता है। अब हम लेंगे क्लिनिकल फीचर्स के, क्लिनिकल फीचर्स जो है वो क्या क्या होते हैं इसके क्लिनिकल फीचर्स। क्लिनिकल फीचर्स में सबसे पहले माइल्ड डिजीज में नो सिम्टम्स, कोई सिम्टम्स नहीं होते, ठीक है। माइल्ड सिम्टम नो, मतलब इनिशियली माइल्ड डिजीजेज में सिंपली में क्या होता है कि कोई सिम्टम नहीं मिलता। मजीद फिर क्या मिलता है आगे, अगर सेवेरिटी में चला जाए तो स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग होगी, स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग। स्पॉन्टेनियस का मतलब है खुद ब खुद, ठीक है। ब्लीडिंग होगी, और ब्लीडिंग जो है मजीद एक पॉइंट है, ब्लीडिंग इन सर्कमसिशन होगी, सर्कमसिशन। सर्कमसिजन में मेल की कंडीशन में, ठीक है, तो हमने पहले भी कहा था कि क्या है, ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन है। तो सर्कमसिजन में क्या होगा, ब्लीडिंग ज़्यादा होगी, नॉट स्टॉपेबल होगी, मतलब स्टॉप ही होने का नाम ही नहीं लेगी, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होगी। इसके अलावा इंट्रामस्कुलर ब्लीडिंग होगी, इंट्रा मस्क्यूलर ब्लीडिंग, इंट्रामस्कुलर ब्लीडिंग होगी। इसके साथ साथ हीमोचूरिया होगा, ठीक है, यानी यूरिन में भी क्या होगा, ब्लड आने लगेगा। इसके बाद अब हम करते हैं डायग्नोसिस, इसके क्या क्या टेस्ट करेंगे, डायग्नोसिस हमें क्या मिलेंगी। देखो, जब भी एक्सट्रिंसिक पाथवे के लिए आपको डायग्नोसिस का मतलब कर रहे हैं वो अलग टेस्ट है, और जब आप टेस्ट कर रहे हैं इंट्रिंसिक पाथवे के लिए तो वो अलग टेस्ट है, ठीक है। तो इंट्रिंसिक फैक्टर के लिए, इंट्रिंसिक पाथवे के लिए आप टेस्ट करते हैं पीटीटी, ठीक है, पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम, और इसके लिए आप करते हैं पीटी यानी प्रोथ्रम्बिन टाइम। अब पीटीटी यहाँ पर सबसे पहले आप करेंगे तो पीटीटी क्या होगा, पीटीटी, ठीक है, ये इसको बोलते हैं पार्शियल प्रोथ्रोम्बोन प्लास्टिन टाइम। ये क्या होगा, प्रोलॉन्ग्ड होगा, क्यों, क्योंकि हमने इंट्रिंसिक पाथवे में पीटीटी टेस्ट करेंगे, यहाँ प्रॉब्लम आ रही है ना, तो क्या होगा, क्योंकि फैक्टर 8 और 9 किस तरफ है, इंट्रिंसिक पाथवे है, तो इंट्रिंसिक पाथवे में पीटीटी टेस्ट होगा तो ये प्रोलॉन्ग्ड होगा क्योंकि प्रॉब्लम इस तरफ आ रही है। और पीटी सिंपल क्या होगा, ये नॉर्मल होगा। पीटी नॉर्मल प्रोथ्रोम्बन टाइमिंग क्यों नॉर्मल होगा, क्योंकि एक्सट्रिंसिक पाथवे तो ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। तो आपके दो टेस्ट ये हो गए, और इसके अलावा आप टेस्ट करेंगे, ठीक है, फैक्टर 8 की मतलब फैक्टर 8 की टेस्ट करेंगे और लो फैक्टर 8 मिलेगा, लो फैक्टर A8 लेवल। क्लॉटिंग फैक्टर 8 की जो है ना आप टेस्ट करेंगे उसका क्या होगा, नॉर्मल कम मिल जाएगा। अच्छा, ये बात होगी। फिर हम आते हैं इसकी ट्रीटमेंट पे। एक चीज़ डायग्नोसिस में मिक्सिंग स्टडी को कहते हैं कि एक चीज़ आप मिक्सिंग स्टडी भी करते हैं। उस मिक्सिंग स्टडी में आप ये होता है कि आप पेशेंट का ब्लड देते हैं और नॉर्मल बंदे का ब्लड लेते हैं, ठीक है। इनको मिक्सअप करते हैं, आपस में मिला देते हैं। फिर आप चेक करते हैं कि इनमें जो पीटीटी है, ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन प्लास्टिन यानी कि पार्शियल प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन टाइमिंग जो है वो कितना है, तो यहाँ पर नॉर्मल मिलेगा आपको, ठीक है, मिक्सिंग स्टडी में। अच्छा, ट्रीटमेंट में क्या करते हैं, ट्रीटमेंट में इसमें सबसे पहले डिस्पोप्रेसन देते हैं, डिस्मो प्रेसिन। डिस्मोप्रेसिन क्या करेगा, मैंने पहले ही बताया था, ये फैक्टर 8 को एंडोथेलियल से, ब्लड वेसल से निकाल के लाएगा, ठीक है, ब्लड वेसल्स के एंडोथेलियल से ब्रिंग्स फैक्टर 8 फ्रॉम एंडोथेलियल ऑफ ब्लड वेसल्स, एंडोथेलियल ऑफ ब्लड वेसल से टोट मड़ोड़ के जो भी उसको मिल जाएगा वो वहाँ तक ले आएगा, ठीक है, ये बात हो गई। और दूसरा हमने सिंपल यही ट्रीटमेंट है, और अवॉइड करना है एस्पिरिन को, अवॉइड एस्पिरिन। एस्पिरिन जो है क्यों अवॉइड करना है, क्योंकि ये ब्लड थिनर है, मज़ीद ब्लड रुकावट नहीं करेगा, मज़ीद ब्लीडिंग करवाएगा, ठीक है, इसलिए हम इसको रोकते हैं, एस्पिरिन नहीं देते हैं। तो ये हमारे पास हो गया हीमोफीलिया, और इसकी ओवरऑल डिटेल कि हीमोफीलिया क्या होता है और इसको क्या क्या इसकी मैनेजमेंट है, क्या इसकी क्लिनिकल फीचर्स हैं, सिंपल वर्डिंग में। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप लोग हमसे व्हाट्सएप के थ्रू बात कर सकते हैं, और ये नोट्स आपको चाहिए तब आप मुझसे ले सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर डिटेल जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। बाकी प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर कर लें। थैंक यू।